नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता की 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? ए धारा 379 में, बी धारा 356 में, सी धारा 381 में, डी धारा 384 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 356 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 356 में संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडनीय बनाया गया है। धारा 379 में चोरी के लिए दंड, धारा 381 में लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, धारा 384 में उद्यापन के लिए दंड का प्रावधान है। बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में दंडनीय है? ए धारा 337 में, बी धारा 329 में, सी धारा 228 में, डी धारा 228 ए में। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धारा 228 ए। बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 ए में दंडनीय है। धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का सआशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न, धारा 229 जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर से आभूषण हटाना भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए धारा 404, ऑप्शन बी धारा 420, ऑप्शन सी धारा 392, ऑप्शन डी धारा 356। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 404। मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर से आभूषण हटाना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 404 के अंतर्गत अपराध है। यह धारा प्रावधान करती है कि ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। धारा 379 में चोरी के लिए दंड, धारा 392 लूट के लिए दंड तथा धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना है। भारतीय दंड संहिता 1860 में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। ए नर हेतु, बी नारी हेतु, सी हर व्यक्ति चाहे वो नर हो या नारी हो, डी ऐसे शब्दों का प्रयोग संहिता में नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हर व्यक्ति चाहे वे नर हो या नारी हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी हो। भारतीय दंड संहिता 1860 में स्त्री शब्द घोतक है। ए विवाहित स्त्री, बी अविवाहित स्त्री, सी वयस्क स्त्री, डी किसी भी आयु की स्त्री। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में स्त्री व पुरुष को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 488 धाराएं, ऑप्शन बी 582 धाराएं, ऑप्शन सी 588 धाराएं, ऑप्शन डी 511 धाराएं। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं व 23 अध्याय हैं। सबसे छोटा अध्याय 23 है जिसमें एक धारा है, वहीं सबसे बड़ा अध्याय 17 है जिसमें 378 से 462 तक कुल 85 धाराएं हैं। बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 को 6 अक्टूबर 1860 को महाराजपाल की अनुमति प्राप्त हुई, पर परिवर्तनी 1 जनवरी 1862 से हुई। उस समय इसमें कुल 488 धाराएं थीं। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 120 ए, ऑप्शन बी धारा 120 बी, ऑप्शन सी धारा 154, ऑप्शन डी धारा 124 ए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 120 ए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए
आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने या करवाने को सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के तहत सजा क्या है? ऑप्शन ए 1 वर्ष कारावास या 500 रुपए जुर्माना, ऑप्शन बी 1 वर्ष कारावास या 1000 रुपए जुर्माना, ऑप्शन सी 5 वर्ष कारावास या 1000 रुपए जुर्माना, ऑप्शन डी 2 वर्ष कारावास या 1000 रुपए जुर्माना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत सजा 1 वर्ष कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 323 के अनुसार उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध जो कोई स्वेच्छाएं उपाधि कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सजा क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष कारावास और जुर्माना, ऑप्शन बी 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास, ऑप्शन सी 7 वर्ष से कम या आजीवन कारावास तक, डी आजीवन कारावास तक। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सजा 7 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 376 बलात्संग के अनुसार जो कोई उपधारा 2 के धारा उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की जा सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। वह कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय अपराध है? वह कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी बलात्संग, ऑप्शन सी हत्या, ऑप्शन डी डकैती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डकैती। सामान्य रूप से भारतीय दंड संहिता में तैयारी दंडनीय नहीं है किंतु दिए गए विकल्पों में से डकैती के लिए तैयारी को दंडनीय माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी? ऑप्शन ए जिसका कब्जा लूट के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी जिसका कब्जा आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी जिसका कब्जा डकैती के द्वारा प्राप्त हुआ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 410 में चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 410 के अनुसार वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्निर्योग किया गया या जिसके बारे में आपराधिक न्यास भंग किया गया चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अंतरण या दुर्विनियोग या न्यास भंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किंतु ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी आपराधिक कृत्य, ऑप्शन सी क्षति, ऑप्शन डी हेतु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हेतु को अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है क्योंकि हेतु उस संपूर्ण आशय का वह भाग है जो दोषपूर्ण कृत्य की परिधि से बाहर है। आर उस स्थान पर लकड़ी काट रहा है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी छटक जाती है और उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आर दोषी है। ऑप्शन ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का, ऑप्शन बी हत्या का, ऑप्शन सी किसी अपराध का दोषी नहीं है, ऑप्शन डी सदोष मानव वध का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किसी अपराध का दोषी नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत यह दुर्घटना मानी जाएगी, अतः आर किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। धारा 80 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कानून को ध्यान में रखकर कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य को करते समय दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना या घटना घटित हो जाती है, उस दुर्घटना को होने से व्यक्ति का कोई आपराधिक उद्देश्य न हो
एवं गलती से अचानक हो गई हो। उस घटना से अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत अपराध क्षमा योग्य होगा। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? ऑप्शन ए, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए प्रयत्न। ऑप्शन बी, आपराधिक कृत्य। ऑप्शन सी, प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की पूर्ति के आशय से किया गया हमला। ऑप्शन डी, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न के मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। दंड संहिता की किस धारा में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? ऑप्शन ए, धारा 95। ऑप्शन बी, धारा 97। ऑप्शन सी, धारा 98। ऑप्शन डी, धारा 100। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित पर कब होता है से संबंधित है। इसमें 7 तरह से किया गया कार्य मृत्यु कारित करने तक होता है। पहला, ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित करते हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यापहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां, तेजाबी हमला। ए, गुस्से में बी को मारने का प्रयत्न करता है। बी को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? ऑप्शन ए, धारा 95। ऑप्शन डी, धारा 96। ऑप्शन सी, धारा 97। ऑप्शन डी, धारा 98। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 97। ए, गुस्से में बी को मारने का प्रयत्न करता है। बी को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में प्राप्त होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। भारत में अपनी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करना मौलिक अधिकार है। एक शेर बी पर झपटता है। इस शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे बी की मृत्यु हो सकती है। गोली से वस्तुतः बी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ए किसी अपराध का दोषी नहीं है। ऑप्शन बी, हत्या का दोषी है। ऑप्शन सी, आपराधिक मानव वध का दोषी है। ऑप्शन डी, गंभीर उपहति करने का दोषी है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण यद्यपि उसकी सहमति के बिना की गई है, ऐसी किसी उपहानि के कारण जो इस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह अपनी सहमति प्रकट करे या वह व्यक्ति सहमति देने के लिए असमर्थ हो और कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सहमति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके, अतः यहां पर ए किसी अपराध का दोषी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य समान अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, कोई दंड नहीं। ऑप्शन बी, उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा। ऑप्शन सी, उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई। ऑप्शन डी, न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य समान अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता। सामान्य अपवाद भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में दिया गया है। ये धारा 76 से लेकर 106 तक में निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? ऑप्शन ए, धारा 99। ऑप्शन बी, धारा 100। ऑप्शन सी, धारा 103। ऑप्शन डी, धारा 101। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के अंतर्गत
व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है। धारा 101 के अनुसार ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित करने तक होता है। धारा 99 में कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।